जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप लोग बताएंगे आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग 10 के चैप्टर नंबर 6 बेहतरीन तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आई प्रोमिस। तो हम लोग चैप्टर को शुरुआत करेंगे ट्रायंगल से। त्रिभुज लिखा हुआ है, त्रिभुज क्या होता है मेरे भाई। तो आज का क्लास हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इस क्लास में मैं बता दूं आप लोगों को क्या है तो कुछ नहीं है। अगर आप समझ लेंगे भारी है तो मेरे भाई हार्ड है, आप समझ लेंगे आसान है तो इजी है आपके लिए है। तो इसलिए आप किसी भी टॉपिक से डरे नहीं, क्योंकि मैं हूं तो कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए। जो भी मेरे ऑनलाइन बैच वाले लड़के हैं या ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, एक बार आप पढ़ें, उसके बाद अपना देखिए तैयारी किस ओर आपकी तैयारी चल रही है और किस ओर आपकी तैयारी चल रही है और किस प्रकार से अपने आप को महसूस करेंगे। तो मुझ पर विश्वास करके देखें, कोई डाउट नहीं छोड़ने वाला हूं और ना ही कोई दिक्कत होने वाला है, इतना प्रॉमिस करता हूं। और इस चैप्टर को बात करें, ट्रायंगल चैप्टर को इतना बेहतरीन तरीका से हम लोग करने वाले हैं कि कोई दिक्कत ना, आपको ये चैप्टर आपका फेवरेट बन जाएगा। तो चलते हैं ट्रायंगल को शुरुआत करते हैं। शुरुआत ट्रायंगल करने से पहले नंबर आप लोगों से एक दो क्वेश्चन है, सवाल है, आखिर ट्रायंगल चैप्टर हम लोग इसमें आखिर पढ़ते क्यों है मेरे भाई, आखिर इसमें पढ़ना क्या है और ये टॉपिक पूरा हम लोग का इतना क्यों, मतलब कि अगर बात कर दिया भौकाल बना देगा, चैप्टर जिहाड़ है हम लोग का, 10 में बहुत थ्योरम आता है, ये आता है क्यों आखिर मेरे भाई। आप लोग को थ्योरी समझाने वाला हूं, अब थ्योरी को देखिएगा। आज का इंट्रो कीजिए, आपको कोई भी ऐसा नहीं लगेगा ना कि आपको हार्ड लग रहा है। आपको तैयारी करनी है बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई, तो आप लोग डरे नहीं चैप्टर के साथ। तो आई प्रोमिस, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि कोई चैप्टर ये मतलब हार्ड नहीं है और नहीं आसान है, अगर आपके समझ के ऊपर है। अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ने में भी ठीक है तो इस चैप्टर आपको फेवरेट बन जाएगा। तो मेरे भाई आप शुरू से अंत तक कॉपी कलम लेकर आप बैठें और इंट्रोडक्शन कीजिए। आपका हर एक ऑब्जेक्टिव इसी इंट्रोडक्शन से निकलेगा। तो सबसे पहले नंबर बात करते हैं त्रिभुज का। तो त्रिभुज आखिर हेडिंग में देख रहे हैं, त्रिभुज आखिर क्या होता है, बेसिक आपको थोड़ा सा हम जानकारी दे रहे हैं त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर बात करें त्रिभुज, तो तीन सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बांध आकृति को क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तीन सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बांध आकृति क्या होती है, ट्रायंगल कहलाती है। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, कितने साइड होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, तो आपको जानकारी होगा, आप जानते ही होंगे। फिर भी नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। त्रिभुज में बात करें, ट्रायंगल में 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स एंड 3 एंगल होते हैं। सो ऑफ एंगल्स बात करें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो बेसिक था। और इस चैप्टर में हम लोग ये नहीं पढ़ना है त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री ये हुआ त्रिभुज का कोण, नहीं मेरे भाई। इस चैप्टर में हम लोग का पढ़ना है, थोड़ा सा होल्ड डाउन होकर थोड़ा सा रुकिए, अब समझिए। ये तो त्रिभुज हो गया कि त्रिभुज में 3 सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति होती है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। ये इसका बेस है त्रिभुज के लिए। ये जो हेडिंग देख रहे हैं ना, उसके लिए बताया गया है। अब देखिए त्रिभुज में आखिर त्रिभुज चैप्टर आखिर हम लोग को पढ़ना क्यों है, कैसे पढ़ते हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करूं, ये जो चैप्टर नंबर 6 है आपका मैट्रिक एग्जाम में बहुत मतलब कि इंपोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो आपका 90+ का मतलब ऊपर का जो सपना है वो खत्म हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कीजिए। सबसे पहले शुरुआत नंबर 1 कि आखिर इस चैप्टर में त्रिभुज में हम लोग का पढ़ना क्या है। तो क्वेश्चन में बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग का क्या पढ़ना है, सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ना है। ये बहुत ही खास है, सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा नंबर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स। तीसरा नंबर अगर बात करें हम लोग यहां पर, तो बात करें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ना है। यानी बात करें यहां पर सिमिलर फिगर्स, समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां। दूसरा नंबर बात करें तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स, समता आकृति पढ़नी है। तीसरा नंबर बात करें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पढ़ना है। अगला नंबर बात करें पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है। ये सबके सब विलोम और इस सबके सब थ्योरम इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं मेरे भाई। आपको कोई भी थ्योरम हार्ड नहीं लगेगा। त्रिकोणमिति और ज्योमेट्री दोनों चैप्टर को मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, आई प्रोमिस। आप देखिए बहुत आपको बेस्ट लगने वाला है। पहला आज का हमारा क्लास है वर्ग 10 का चैप्टर नंबर 6। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे नंबर सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, समरूप आकृति, सिमिलर फिगर्स ऐसी दो आकृति जो देखने में एक जैसा लगता हो। फिर से सुनिए, वैसी दो आकृति जो देखने में सेम है लेकिन उसका माप जो बात करें, उसकी माप को बात करें तो भिन्न भिन्न हो सकती है, वो होते हैं समरूप।
पहले नंबर फिर से सुनिए, वैसी दो आकृति जो देखने में सेम एक जैसा लेकिन उसका माप करें तो एक निश्चित रेशियो में होनी चाहिए। देखिए वह का बात करें, सिमिलर फिगर्स की बात करें तो सिमिलर फिगर्स में आपको कुछ नहीं करना। सिमिलर फिगर क्या है? वैसी दो आकृति जिसकी आकृति सेम हो, अमाप उसका भिन्न भिन्न हो, वो क्या होता है? सिमिलर आकृति होती है। समझ रहे? जैसे समझिए, जैसे अगर बात करें ये आपका एक वर्ग है, ठीक है ना, दूसरा नंबर ये आपका एक वर्ग है। तो देखिए ये दोनों तो हम लोगों का क्या है? स्क्वायर है। दोनों का दोनों क्या है? वर्ग है। दोनों का दोनों क्या है मेरे भाई? तो वर्ग है। तो वर्ग क्या हो जाएगा? तो ये दोनों का दोनों समरूप है। दोनों का दोनों क्या है? तो समरूप हो जाएगा। तो ई होता है समरूप। दूसरा नंबर आप समझिए, ये देखिए ये क्या है? आप तो समझ सकते हैं कि ये हमारा ये त्रिज्या हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और यहां से यहां ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये आपका सर्कल है यानी कि ब्रीथ है। तो ये देखिए दोनों के दोनों समरूप हो जाएंगे। ये दोनों को दोनों साइज में तो छोट बड़ है, ये दोनों का दोनों छोट बड़ है, लेकिन दोनों का दोनों वर्ग ही है। ये दोनों वर्ग है, ये दोनों सर्कल है। और देख लीजिए एक आकृति दिखा रहे हैं यहां पर, ये रेक्टेंगल है और दूसरा नंबर ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ये दोनों का दोनों क्या है? तो समरूप हो जाएगा। ये बात करें तो आयत है, ये है हमारा आयत। तो यहां से समझ सकते हैं कि सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है, समरूप आकृति क्या होती है। वैसी दो वस्तुएं जो देखने में जिसकी आकृति सेम हो, जो देखने में एक जैसा लगता है लेकिन अमाप उसका जो होगा अलग अलग भिन्न भिन्न होता है, वो होता है सिमिलर फिगर्स, बोलते हैं समरूप आकृति होती है। सबसे पहले नंबर सिमिलर आकृति पढ़ने का मेरा मतलब ये है हम लोग का चैप्टर में कि इसके ही समरूपता, हम लोग बात करें समरूपता नियम पढ़ना है, आगे चल के इसी को हम लोग को पढ़ना है। दूसरा नंबर बात करें कॉन्ग्रुएंस फिगर्स। अगला नंबर हम लोग देखने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होते हैं सर? तो कॉन्ग्रुएंस फिगर्स के लिए जानने से पहले नंबर हम लोग को जानकारी होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंस फिगर्स क्या होते हैं। दो आकृतियां जिनका आकार एवं अमाप दोनों समान हो उसको बोलते हैं सर्वांगसम आकृति, कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर्स। बात समझ में आ रहा है? वैसे दो वस्तु जिनका आकार एवं अमाप दोनों बराबर हो तो होते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर में दोनों को दोनों देखना। जैसे अगर बात करें, देखिए ये मेरा हाथ है, ये दोनों मेरा हथेली देख रहे हैं, दोनों को दोनों कैसी है? एक बराबर है। दोनों का, ये हमारा हाथ है, ये तो हो गया। दूसरा नंबर इसका दोनों एक दूसरे को ढक ले, यानी बात कर सकते हैं वैसी दो आकृति जिसको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दे तो दोनों को दोनों पूर्ण रूप से वो ढक ले, वो क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर होता है। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, सर्वांगसमता का नियम, सर्वांगसम आकृतियां पढ़ चुके होंगे। बात समझ में आ रहा है? अगला नंबर बात करें यहां पर आपको इसका, जैसे अगर बात करें, जैसे देखिए ये आपका एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है। दोनों के दोनों मान लीजिए यहां से यहां तक बात करें, ये हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और यहां से बात करें ये भी हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। तो आप इसको बोल सकते हैं कि दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा मेरे भाई? सर्वांगसम हो जाएगा। पहले नंबर तो आप समझेंगे सर्वांगसम, दोनों आकृति क्या है? सर्वांगसम है। अगर इसमें अगर आपको यहां से दे दिया जाए, ये मान लीजिए आपको मैं बात करूं, यहां से आपको बात करूं ये छोटा सा ये 6 सेंटीमीटर और दोनों में यहां से आपको दोनों को बताइए मतलब कंपैरिजन कीजिए दोनों में कौन है, किस प्रकार दोनों आकृति कैसी है, तो आपका जवाब आना चाहिए तो दोनों आकृति यहां पर समरूप आकृति है, सर्वांगसम नहीं होगी। क्या होगी? तो समरूप हो जाएगी। दूसरा नंबर बात करें, समरूप का जो चिन्ह होता है, समरूप आकृति का जो चिन्ह होगा वो ये होता है। और बात करें सर्वांगसमता का चिन्ह जो होता है, सर्वांगसमता का जो चिन्ह होगा, सर्वांगसमता का जो चिन्ह होगा मेरे भाई, ये डबल देखिए पाई कर दीजिए बराबर और इसके ऊपर में समरूप का चिन्ह लगा दीजिए। तो ये आपका चिन्ह है, मार्क है, इसको हम लोग शो करते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अभी देखिए फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, वे दो आकृति जिनका आकार समान हो वो सिमिलर फिगर कहलाते हैं, सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं, समरूप आकृति कहलाती है। वे दो वस्तुएं जिनका आकार एवं माप दोनों एक हो वो होते हैं सर्वांगसम आकृति। यहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए दो वृत्त आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए, सिर्फ वृत्त पूछे हैं तो सभी के सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं।
उसकी त्रिज्या नहीं पूछी गई है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लीजिए एक वृत्त आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है, दूसरा वृत्त आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, तो आप क्या जवाब देंगे? स्ट्रॉन्गसम बोलेंगे कि समरूप बोलेंगे? तो मेरे भाई आपका रिजल्ट क्या होगा तो आप खुद समझ रहे होंगे। आप इसका जवाब दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा आप समझ गए होंगे। तो दोनों के दोनों आकृति सिमिलर फिगर्स है एंड समरूप आकृति है। तो देखिए समरूप का मतलब क्या होता है? देखने में एक जैसा लगे, भले उसकी आकार अलग अलग हो। अस्ट्रॉन्गसमता में क्या होता है कि दोनों के दोनों आकृति एक दूसरे को ढक लेगी। अगर दूसरे को रखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का दोनों आकृति सेम होनी चाहिए, उसका आकार बराबर होना चाहिए और उसका माप भी सेम होगा, तभी दोनों को ढकेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा नंबर पर हम लोग चलते हैं। अगला नंबर, अगला जो पॉइंट हम लोग का पढ़ना है इसमें, तो इतना पढ़ने से आपका एक क्लियर हो। चलेंगे अब आगे देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं आगे हम लोग यहां से देखेंगे। अब अगला नंबर जो हम लोग का होगा, हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में देखेंगे। उससे पहले नंबर में आपसे बात करूं, अभी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए एक बार थोड़ा सा बता दूं। अभी हम लोग सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ लिए, कांग्रुएंसी ऑफ फिगर्स के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग का तीसरा जो स्टेप है, तो तीसरा स्टेप हम लोग का है समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मैं बता दिया हूं कि सिमिलर जो फिगर्स होते हैं क्या होते हैं, समरूप आकृति क्या होती है, समरूपता आकृति क्या होती है, आप जान गए होंगे। अगला जो टॉपिक हम लोग का है इस समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। देखिए क्या बोल रहा है, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? यदि दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, यानी आप समझिए वो जब दो त्रिभुज समरूप तब कहलाएंगे जब उसके संगत कोण बराबर हो और उसकी संगत भुजाओं की लंबाई हो एक ही अनुपात में होनी चाहिए, तो आपको क्या हो जाएंगे? तो समरूप त्रिभुज कहला जाएंगे। फिर से एक बार समझिए, आपसे टीचर जब पूछेंगे मेरे भाई कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, तो आपको आना चाहिए समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। तो सबसे पहला नंबर इसकी दो शर्तें हैं, दोनों शर्तें आप याद रख लें, आपको पता चल जाएगा कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। पहला नंबर समरूप त्रिभुज होने के लिए उसके सभी के सभी कोण जो होते हैं ना, उसके सभी के सभी संगत कोण होते हैं वो समान होने चाहिए, यानी सभी के संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरा नंबर अगर बात करें समरूप त्रिभुज होने के लिए कि उस त्रिभुज के संगत भुजाओं की लंबाई समानुपातिक होनी चाहिए, यानी संगत भुजाओं की लंबाई एक ही अनुपात में होनी चाहिए, तब जाकर वो आपका समरूप हो जाएगा। तो देखिए अब समझिए क्या लिखा गया है। लिखा है दो त्रिभुज समरूप तब कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान और भुजाएं समानुपातिक हो। समानुपातिक का मतलब क्या होता है? समान अनुपात की लंबाई होनी चाहिए। किसकी? भुजाओं की, अर्थात संगत भुजाओं की लंबाई के बीच अनुपात क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब समझिए, जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज है एबीसी और पीक्यूआर है, तो यहां पर हम लिख रहे हैं इन त्रिभुज एबीसी एंड, आप देखिए वहां पर त्रिभुज लिखा हुआ है, त्रिभुज क्या है मेरे भाई? पीक्यूआर है, पीक्यूआर में, ठीक है ना। अब यहां से आप समझिएगा, अब बोला गया है कि सब संगत कोण जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो संगत कोण देखिएगा, कोण ए किसके बराबर है मेरे भाई? तो कोण ए पी के बराबर है। कोण उसी प्रकार बी बात करें तो बी किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के बराबर हो जाएगा। कोण ए किसके बराबर? पी के। कोण सी किसके बराबर? तो कोण आर के। और कोण यहां पर बात करें बी किसके बराबर? कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। तो आपको यहां लिखना है, क्या लिखना है? कोण ए बराबर कोण पी, देखिएगा, उसके बाद कोण सी बराबर कोण आर एंड कोण बी बराबर कोण क्यू। ये तो हो गया संगत कोण समान हो गए। अब उसके बाद में आपको देखना है संगत भुजाओं की लंबाई आपको देखनी है। तो आप देखिएगा यहां पर क्या बोला है? ए बी बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए बी बटा क्या हो जाएगा? तो पी क्यू हो जाएगा। दूसरा नंबर बात करें एसी बटा क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा। एसी बटा क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा। तीसरा नंबर बात करें बीसी बटा क्या हो जाएगा? तो क्यू आर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखना है ध्यान से कि समरूप त्रिभुज के लिए ये दो शर्तें हैं, उसके संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं और उसके संगत भुजाओं की लंबाई समानुपातिक होनी चाहिए। अर्थात बात करें तो इसकी जो भुजाओं, संगत भुजाओं की लंबाई होनी चाहिए वो एक निश्चित रेशियो में होनी चाहिए। निश्चित रेशियो का मतलब क्या होगा आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भुजा है, साइड है, और इस भुजाओं की लंबाई मान लीजिए हम यहाँ 3 सेंटीमीटर कर दिए और इसको हम बात कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर कर दिए और इसको 5 सेंटीमीटर कर दिया गया, तो यहां पर आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका 8 सेंटीमीटर हुआ।
तो देखिएगा यहाँ पर ये भुजाओं की लंबाई होनी चाहिए और भुजाओं की लंबाई एक निश्चित रेशियो में होनी चाहिए, तब जाकर आपका ये समरूप कहलाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या किया जाएगा, जब आपको AB बटा PQ हो गया, AC बाई PR हो गया बराबर BC बाई QR हो गया। आप देखिए AB बटा PQ बराबर AC बाई PR बराबर BC बाई QR हो गया, तो आप रख कर जांच कीजिए कि आपका सही है। तो देखिए सबसे पहले नंबर बात करें यहां से, AB की जगह पर क्या है तो 3 है, PQ की जगह पर क्या लिखा हुआ है तो PQ की जगह पर 6 लिखा हुआ है, AC की जगह पर क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, AC की जगह पर 5 लिखा हुआ है। अब बात करें PR की जगह पर क्या लिखा हुआ है तो PR की जगह पर 10 लिखा हुआ है, BC की जगह पर क्या लिखा हुआ है तो 4 लिखा हुआ है, QR की जगह पर क्या लिखा हुआ है तो 8 लिखा हुआ है। अब इसको काटापीटी मचाएंगे तो 2 से कट गया, ये 5 दूनी 10 2 से भी कट गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 से कट गया। तो आप यहां से गौर करेंगे 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 आ गया। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये दोनों भुजाओं की जो रेशियो है ना वो एक निश्चित अनुपात में आ गया, बराबर बराबर समान देख रहे हैं, 1/2 1/2 1/2। तो इसके शर्त होने की यही, इसकी शर्त होने की मतलब की बात करें तो इसकी शर्तें हैं, इसकी 2 शर्तें हैं। पहला नंबर समरूप होने के लिए उसकी संगत कोण बराबर होनी चाहिए और दूसरा उसका शर्त है कि उसकी जो संगत भुजाओं की लंबाई है वो एक अनुपात में होनी चाहिए, यानी समानुपाती होनी चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे मेरे भाई। आप निश्चिंत होकर शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहे। आपसे मैं प्रॉमिस किया हूं कि आपको हर एक टॉपिक में समझाने का काम करूंगा। अगर जो नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये चैप्टर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको शुरू से अंत तक कहते आ रहा हूं। ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है मेरे भाई। तो आप लोग ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से बने रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करें मेरे भाई। तो आप लोग चिंता ना करें, आप लोग का थ्योरी भी मैं लेकर आने वाला हूं एक नए ट्रिक के साथ। आपको देखिए थ्योरी जो है बहुत बेस्ट तरीके से मैं लेकर आऊंगा, तो आप निश्चिंत रहें। दूसरा नंबर आप समझिए क्या लिखा हुआ है, ये तो हो गया समरूप त्रिभुज। अगला है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं इसको शॉर्ट में बीपीटी भी बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। तो चिंता ना करें, बीपीटी थ्योरम को मैं सिद्ध करने वाला हूं। फिलहाल इस इंट्रोडक्शन में मैं बताने वाला हूं कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है और इसका विलोम क्या होता है, दोनों में देने वाला हूं। उसके बाद हम लोग इसको सिद्ध कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो आपको देखिए मेरे भाई इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो हर एक इंट्रोडक्शन के बारे में समझिए, आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया लगने वाला है। देखिए नहीं, आप छोटे छोटे पॉइंट को कीजिए, बेसिक टू एडवांस आप समझिए, आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए समरूप त्रिभुज समझ गए, अब आपको डायरेक्ट हो गया होगा कि मेरे भाई समरूप, आपसे पूछा जाएगा समरूप त्रिभुज क्या होता है, तो आप जल्दी बता देंगे कि समरूप त्रिभुज होने की ये शर्तें चाहिए। आप उस क्वेश्चन में जाइए और देखिए कि दोनों शर्तें क्या पूरा हो रहा है। अगर पूरा हो रहा है तो मेरे भाई आपका वो मतलब समझ में आ गया, आप समरूप समझ गए। दूसरा नंबर आप समझिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है। अगर आप इसको समझ गए तो जब आप थ्योरी में जाएंगे तो आपको थ्योरी एकदम अच्छा से समझ में आएगा, टीचर लोग समझाएंगे तो। इसलिए मेरी बात मानिए, आप लोग इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको हर एक टॉपिक को मैं करवाने वाला हूं सोल्यूशन, ताकि आपका मैट्रिक एग्जाम में अच्छा नंबर आ पाए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि आपको दोस्तों का आप पर भी गर्व हो कि आप यहां से पढ़ रहे हैं मेरे भाई। मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के दोनों स्टूडेंट यहां पर पढ़कर हमको जानते हैं किस प्रकार से। तो मेरे भाई आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और देखिए थ्योरी को, आपके सामने मैं थ्योरी लाने वाला हूं। देखिए किस अलग अंदाज में आपको देखने को मिलेंगे और थोड़ा हट के मिलेंगे और आपको समझ में 100 में 100% आएगा मेरे भाई। तो आप आइए इधर देखिए। देखिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। ये क्या होता है तो आप यहां से समझिए अच्छे से। लिखा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये देखिए फिर से एक बार समझिए, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। इसका मतलब क्या हो रहा है समझिए। देखिए आपको एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, इमेज की एक त्रिभुज है, आप समझ सकते हैं लिखा हुआ है डी है, एक त्रिभुज है। अगर त्रिभुज में आप जानते हैं कि 3 भुजाएं होती हैं, तो अगर आप इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे तो ये तीसरा हो जाएगा। यदि आप इसको 1 मानते हैं, 2 मानते हैं तो तीसरा हो जाएगा। यानी कहने का मेरा मतलब है कि किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड,
समझ रहे हैं ना, खींची गई रेखाखंड ये देखिए एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। किसी त्रिभुज में तीसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये इसका थ्योरम है। समझिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहां से तीसरी भुजा के समांतर रेखा खींच लिए, तो मान लीजिए मेरा हो जाएगा BC समानांतर क्या हो जाएगा, तो DE हो जाएगा। BC समांतर D खींच लिए, BC समांतर D खींच लिए गया। अब जैसे ही खींचेंगे ना तो ये देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा AD बाई क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई AD बाई हो जाएगा BD। अब बराबर क्या हो जाएगा AE बाई, तो AE बाई क्या हो जाएगा, तो AE बाई बटा हो जाएगा, तो AE बाई EC हो जाएगा। तो ये इसका होता है मतलब आधारभूत समानुपातिकता, BPT इसी को बोलते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको एक बार समझा दूंगा। अब देखिए फिर से, मान लीजिए किसी त्रिभुज में, समझिए किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा कोई भी हो सकता है, ये भी तीसरा, ये भी तीसरा, तीसरा कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको मान सकते हैं। तो ये भी किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा के समांतर, मान लीजिए समांतर खींच दिए, समांतर, ठीक है, समांतर खींची गई रेखाखंड ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी मान लीजिए टीकी वाले त्रिभुज हो गया ST, तो जैसे ही हम खींचेंगे तो इसको देखिए एक हाई वाला, एक हाई वाला, एक हाई वाला, देख रहे हैं ना, विभाजित करता है। यानी PT बाई TR हो जाएगा और यहां पर SP बाई क्या हो जाएगा, ST हो जाएगा यहां पर। तो इसको बोलते हैं BPT, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। आगे चलते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर क्या है, इसका विलोम क्या होता है। तो विलोम इसका वैसे ही है, थोड़ा सा है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या होता है। आप देखेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसको होता है। इसको क्या बोलते हैं तो समझिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये उसका विलोम है। ये मतलब क्या कर रहा है समझिए, उसमें था कि कोई त्रिभुज था, उसकी तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा वो अन्य दो भुजाओं को जिस जिस बिंदु पर काट रही थी तो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती विभाजित हो रही थी। ये इसका विलोम हो गया। विलोम क्या हो रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगा तो वो उसका जो होगा तीसरी भुजा के समांतर रेखाएं कहलाएंगी, यानी तीसरी भुजा के समांतर कहलाएंगी। आप देखिए लिखा हुआ है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। अभी मैं आपको समझाया कि यदि किसी त्रिभुज में ये त्रिभुज हो गया, इस भुजा के समांतर मान लीजिए यहां पर लिखा गया है, इसको क्या कर देंगे, मान लीजिए इसको यहां से यहां मिला दिए, यहां से यहां इसको क्या कर दिए, काट दिया गया। तो देखिए AD बाई जब BD होगा, यहां से AD बाई BD बराबर AE बाई EC हो जाएगा, तो अपने आप DE समांतर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो DE समांतर हमारा BC आ जाएगा। तो इस तरीका से आपको मतलब ये आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय है, विलोम इसको बोल सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग देखिए दोनों का दोनों। अब मैं एक बात आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को और गौर से कीजिएगा कि क्या आप मतलब समझ पा रहे हैं मेरी बात को। और देखिए सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा मेरे भाई, अपने आप को थोड़ा सा रियलाइज कीजिए, अपने आप को माइंड को थोड़ा सा डेवलपमेंट कीजिए। आप सोचिए कि आखिर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं इस टॉपिक को सभी को। देखिए बहुत से लड़के होते हैं इसको समझ लेते हैं, खाली हो गया मेरे भाई, बस पढ़ लिया हो गया। मेरे भाई क्वेश्चन अपने आप से कीजिए कि आखिर ये क्वेश्चन में आखिर टॉपिक क्यों आ रहा है। अब जिस दिन आप समझ जाएंगे ना कि इसको क्यों मतलब आधारभूत समानुपातिकता, अगर बात करें यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, अगर बात करें समरूप त्रिभुज, क्यों छोटे छोटे पॉइंट करके आ रहे हैं और क्यों टीचर लोग पढ़ा रहे होंगे, तो आपको उस दिन से आपका हर एक मैथ क्लियर होने लगेगा। आप एक काम कीजिए, देखिए यहाँ पर आधारभूत समानुपातिकता है और उसके बाद में बात करें यहाँ पर आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय देख रहे हैं, तो दोनों के दोनों आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो ये दोनों हम लोग का आगे जो थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं ना वहां पर लगने वाला है। तो सोचिए आप लोग के लिए कितना खास है। तो मेरे भाई हर एक टॉपिक को आप समझिए और समझ के आगे की ओर मतलब इसको लगाइए, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपसे खाली मतलब पढ़ाने से मेरा मतलब नहीं है, आपको गाइडेंस भी करना है, उसके साथ साथ में बेस्ट कंटेंट भी आपको देना मेरा काम है। ऑनलाइन पर टेंशन ना लीजिए, आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक को मैं
सोचूंगा कि डाउट को क्लियर कर दिया जाए। मैं हर एक डाउट को क्लियर करना चाहूंगा मेरे भाई। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े, और अगर बात करें अधिक से अधिक आपको अगर जरूरत है पढ़ने के लिए तो मेरे ऑफलाइन कोचिंग में आइए। आपको देखिए वहां पर कोई लिमिट नहीं है, पढ़ाई नहीं की कैटेगरी 2 घंटा पढ़ाई होगा मेरे भाई। जब तक आप इस कोचिंग में एक बार आ जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां तक मैं आपसे बात करूं, जब आपको जरूरत पड़े तब मेरे से आप हेल्प ले सकते हैं। तो मेरे भाई आप अपनी तैयारी को ईमानदारी से करें, और यहां से आप हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि टॉपिक आखिर क्यों पढ़ रहे हैं और उसकी जरूरत कहां पड़ रही है। आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग दोनों की ये तीनों के तीनों देख लिए, यहां से हम लोग देख लिए दोनों के दोनों कैटेगरी, तीन वो यहां पर पढ़ लिए फिलहाल, समरूप आकृति और बात करें सर्वांगसम आकृति के बारे में, 3 यहां पढ़ लिए। तो हम लोग का 5 टॉपिक जो है क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग 6.1 को लगाने वाले हैं। 6.1 आपको आसान हो जाएगा, 6.1 6.2 आपका क्लियर हो जाएगा। आपको यहां से एक क्वेश्चन आने वाला है, यहां से क्वेश्चन आने वाला है, यहां दोनों से दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ये रहेंगे कि आपसे देखिए यहां से क्वेश्चन का पूछेगा। आप लोग मैं बता दूं क्वेश्चन कैसे पूछने वाला है। क्वेश्चन पूछेगा, आपको एक ट्रायंगल दिया रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए ना इसी ट्रायंगल बात करें, देखिए ये आपका 3 हो गया, ये आपका मान लीजिए यहां पर 6 हो जाएगा और यहां पर 4 होगा। अब ये आपसे इसी पूछ देगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछेगा आपसे। क्वेश्चन इस प्रकार से लाएगा, बोलेगा कि बीसी समांतर डी है। मान लीजिए बीसी समांतर डी है, तो आपको दिया रहेगा कि एडी बराबर 3 सेंटीमीटर, अब बीडी बराबर आपको दे देगा 6 सेंटीमीटर, और एई बराबर दे देगा आपको 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछेगा इसी बराबर हुआ है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप कुछ ना करेंगे, आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब लगाएंगे यहां पर एडी बाई क्या करेंगे, एडी बाई क्या करेंगे बीडी, अब बराबर क्या करेंगे एई बाई क्या करेंगे मेरे भाई, एई बाई आप करेंगे ईसी, और एडी का वैल्यू पुट करेंगे। एडी का वैल्यू 3 और बीडी का वैल्यू क्या होगा 6, अब बराबर एई का वैल्यू 4 और ईसी का 0 का 3। अब देखिए इसी डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा, हर 4 है, ये डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और ये है ऊपर में, तो इधर काम हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा 3 दूनी 6, और इसी का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 4 दूनी 8 आ गया। तो हम लोग का रेशियो निकल के 4 दूनी 8 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग का इसका क्वेश्चन निकल कर आएगा। इसलिए मैं आपसे बात करता हूं कि आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। अगर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं और हम लोग का टॉपिक में दिया क्यों है मेरे भाई, आप यहां से क्वेश्चन निकालिएगा, आपका निकल जाएगा। आपसे बात करूंगा बीपीटी क्या है, तो आप बता देंगे झट कर बीपीटी क्या है, बता दिए। दूसरा नंबर बस बात करूंगा समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, समरूप त्रिभुज कब होता है, तो आप उसको भी बता देंगे। समरूप आकृति क्या होती है, आप उसको भी बता देंगे। कांग्रेंसी और फिगर क्या होता है, सर्वांगसम आकृति क्या होती है, आप उसको भी बता देंगे। तो इतना आपको ये क्लास मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि मेरे भाई आपका इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया हो जाए, क्लियर हो जाए। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आप चलते हैं। हम लोग अगला नंबर हम लोग सीखने वाले हैं। अब हम लोग थ्योरी निकल गए, मतलब यहां से अब आगे अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब हम लोग यहां से एक्सरसाइज करने वाले हैं। 6.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो सबके सब आपको देखने को मिलेंगे। अब हम लोग 6.1 को करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज को देख लेते हैं। जो यहां से एक्सरसाइज आपको आया हुआ है उसको देख लेते हैं। एक्सरसाइज में आपको देखिए क्वेश्चन 6.1 में क्वेश्चन आ गया। देखिए 2 मार्क करवाया, आगे अभी खत्म नहीं हुआ है, आप समझे नहीं है, अभी कहानी बहुत लंबा है, अभी थ्योरम बाकी है मेरे भाई। तो मैं आपसे शुरू में ही बोला था, जैसे जैसे क्लास करवाया जाएगा, जैसे जैसे क्लास होगा वैसे वैसे आपका हर एक टॉपिक थ्योरम में लाने वाला हूं। फिलहाल समरूप सर्वांगसम, सिमिलर फिगर्स एंड कांग्रुएंसी ऑफ फिगर्स आप समझ गए होंगे। इसलिए आपको यहां से जो 100.1 है ये मैं कवर करवा रहा हूं। तो आप इसका जवाब दीजिए जल्दी फास्ट कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है सभी वृत्त होते हैं, आपको ऑप्शन में देखकर बताना है कि सभी वृत्त क्या होते हैं। तो सब होते हैं, ऑप्शन आपका है सर्वांगसम समरूप, सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम समरूप। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो सभी वृत्त यानी समझिए वृत्त में है, तो सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सभी वर्ग, ऑप्शन में देख सकते हैं सभी वर्ग, ऑप्शन में 2 दिया है, सर्वांगसम दिया है और आपको वहां पर समरूप दे दिया। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, इसका जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, इसका भी हो जाएगा। देखिए पहला में हो जाएगा आपका समरूप, पहला में हो जाएगा समरूप, दूसरा में हो जाएगा समरूप, तीसरा में हो जाएगा, तीसरा आप देखेंगे भी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आप यहां सभी समबाहु त्रिभुज डैश होते हैं। तीसरा बताइए, तो तीसरा में भी हो जाएगा समरूप, तीसरा में बताएंगे समरूप। चौथा नंबर बताएंगे क्या होगा,
चौथा नंबर बताएंगे क्या होगा कि समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज समरूप होते हैं, भुजाओं के समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हो डैश हो तथा यदि उनकी संगत भुजाएं डैश डैश हो। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 के। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 का आप जवाब देंगे क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर में हो जाएगा, इसमें एक में हो जाएगा बराबर, एक में हो जाएगा बराबर और दूसरा में हो जाएगा समानुपाती। समानुपाती एक में हो जाएगा बराबर और दूसरा में हो जाएगा समानुपाती। इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज यहां तक जो मतलब दिया गया है आप इसको लगाए और आपके देखिए किस तरीका होगा। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा, सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, इस प्रकार से। हम लोग चलते हैं अब अगला टॉपिक पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर में देना है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित जुग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। आपको दो उदाहरण दीजिए और समरूप नहीं आकृति है उसका दो उदाहरण दीजिए। आपको बताना है क्या होगा। देखिए आपसे पूछा है उदाहरण देने के लिए, 2 है 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ दिया कि जो दिया हुआ है आकृति जो जुग्म में दिया है आपको जोड़ा बताना है कि समरूप है और दूसरा में पूछा है समरूप नहीं है। तो आप बताएंगे क्या होगा इसका। तो देखिए अगर बात करें वृत्त के जुग्म सबके सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं। किसी भी वृत्त को ले लीजिए उठाकर, त्रिज्या की बात नहीं, वृत्त के जुग्म क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरा नंबर एक उदाहरण ले लीजिए कि सभी वर्ग के जुग्म क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज के जुग्म क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। 2 उदाहरण में 3 उदाहरण दे दिया आपका। अगले नंबर आप समझेंगे क्या कह रहे हैं। दूसरा में बोला है कि समरूप नहीं है, तो आपको समरूप नहीं है बताना है। देखो उदाहरण दूसरा, एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज दोनों को दोनों समरूप नहीं होगा। दूसरा नंबर बात करें एक आयत और एक त्रिभुज दोनों को दोनों समरूप नहीं होंगे, इसका भी जुग्म। वर्ग और एक समलंब चतुर्भुज, एक वर्ग और एक समलंब चतुर्भुज ये जो समरूप नहीं है। एक वृत्त और एक त्रिभुज समरूप नहीं है, इसका उदाहरण आप देख लिए। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर में दिया हुआ है फिगर करके, तो आप फिगर देखिए तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है तो आप फिगर को देख सकते हैं। इसमें एक दोनों का दोनों दिया है चतुर्भुज, इस तरीका से आप देखिए यहां से ए बी सी डी और यहां से आप देखिएगा पी क्यू आर एस। आप देख सकते हैं ये दिया है 8.5 सेंटीमीटर, ये भी 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसमें आप देखेंगे पूरा का पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है। आप इसको बताना है कि समरूप है या नहीं है। तो आप देखेंगे समरूप है या नहीं है, तो समरूप होने के लिए देखिए एक बात बता रहे हैं, कोई भी बहुभुज को आप उठाइए, बहुभुज बात बोल रहे हैं, बहुभुज उसके संगत कोण बराबर होना चाहिए। भले उसकी भुजाएं जो हो समानुपाती हो, भुजाएं एक रेशियो में अलग अलग हो सकती हैं, बट अगर बात करें इसके जो एंगल होंगे ना वो बराबर होनी चाहिए। अब समझिए, देखिए जैसे यहां पर कोण P की बात करें, ये 90 नहीं है। अगर यहां पर बात करें कोण A बराबर 90 डिग्री है, ये 90 नहीं है। सो ये दोनों के दोनों फिगर बात करें, यहां पर चतुर्भुज, यहां पर बात करें चतुर्भुज PQRS चतुर्भुज बात करें, ये सब वर्ग है, वर्ग चतुर्भुज ABCD दोनों के दोनों समरूप नहीं होगा, ये समरूप नहीं होगा। क्यों? देखिए अगर बात करें रेशियो 1.53, 1.5, ये तो जो साइड है ये तो बराबर हो जाएंगे, एक साइड हम लोग का बराबर हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं बराबर होगा, समानुपातिक बराबर हैं। बट अगर बात करें जो इसका एंगल है ये 90 डिग्री देख रहे होंगे, यहां पर 90 डिग्री देख रहे होंगे, बट यहां पर 90 डिग्री ये शो नहीं हो रहा है मेरे भाई। सो दोनों के दोनों आकृति समरूप नहीं होंगी। क्वेश्चन में पूछा है कि आप चतुर्भुज बताइए समरूप है कि नहीं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लिए और हम लोग का ये 6.1 यहीं पर खत्म हो गया।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। क्या आपको मैं बता दूं, आप लोगों से मैं बोला हूं जस्ट हम लोग क्लास को आगे करेंगे तो हम लोग का अगला टॉपिक मिलते चलेगा। कल का वीडियो में आप देखेंगे थेल्स प्रमेय को सिद्ध करवाया जाएगा। उसके बाद में बात करें समरूप आकृति क्या होती है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग अगले नंबर कल का वीडियो में समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समरूप त्रिभुज का इंट्रो चलेगा। दूसरा नंबर बात करें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पढ़ने वाले हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम पढ़ने वाले हैं। थेल्स प्रमेय पढ़ने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने वाले हैं। सबके सब आगे हम लोग को मिलने वाला है आगे वीडियो में। तो मैं इतना कहता हूं कि आप लोग इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन कीजिए। इतना में ये आपका कुछ नहीं हुआ, मैं जानता हूं आप लोग समझ गए होंगे। समरूप जानिए, कांग्रेस और फिगर जानिए, यानी समता आकृति जानिए, आपका क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना मैं कहना चाहता हूं कि अपने तैयारी को मजबूत बनाएं, अपने से बड़ों को आदर करें, अपने पर कॉन्फिडेंस बिलीव के साथ एक अच्छी एनर्जी के साथ भाई पढ़ाई करें। आप लोग का हर एक क्लियर हो जाएगा, आई प्रोमिस। अभी तो ये तो इंट्रो था, कल का क्लास आगे बाकी है। अब हर एक थ्योरी को देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन बहुत बढ़िया से करने वाला हूं। तो आई प्रोमिस आप विश्वास के साथ पढ़ें। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में।